आपसे इजाजत लूंगा कि सूबा तो हम बनाकर रहेंगे, सूबा तो हम बनाकर रहेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू के मुंह से पाकिस्तान को छीना था और ये पाकिस्तान बनाया था। तुम क्या हैसियत रखते हो? तुम्हारे मुंह से छीनेंगे और सूबा बनाकर दिखाएंगे, दलील के साथ बना के दिखाएंगे, पूरे तरीके से बनाएंगे और तुम मुंह देखते रह जाओगे। सूबा तो हम लेकर आएंगे। ये ये थे सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिन्होंने इस बात का आदा किया और ऐलान किया कि इंशाअल्लाह ताला आपके ताउन से, आपकी कोशिशों से और आपकी जद्दोजहद से हम सूबा लेकर रहेंगे। मैं कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को बुलाने से पहले तमाम राब्ता कमेटी की जानिब से इस पिंडाल में आने वाले तमाम बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों, मेयर, डिप्टी मेयर, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन, यूसी के चेयरमैन, यूसी के वाइस चेयरमैन, सिटी के काउंसलर्स, डिस्ट्रिक्ट के काउंसलर्स और यूसी के काउंसलरों को खुश आमदीद और खराज तहसीन पेश करता हूं। इसके साथ साथ तमाम शोबेजात के जिम्मेदारों को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इस खूबसूरत पिंडाल को सजाने में अपना किरदार अदा किया। मैं खालिद भाई को बुलाने से पहले सिंध हुकूमत जो आज जागीरदारों, वडेरों, मुतासब, शौनिस्ट और नाहल और जाहिलों के हाथ में चली गई है, जो 2008 से 2013 तक और 2013 से 2018 तक और 2018 के बाद आज 2020 आ चुका है, इस सिंध पे हुक्मरानी कर रहे हैं। और इस 12 साल के दौरान जिस तरह से इन्होंने सिंध के शहरी इलाके के नौजवानों का माशी कत्लेआम किया, जिस तरह से इन्होंने इस शहर की शक्ल को तब्दील किया, जिस तरह से इन्होंने कराची, हैदराबाद से वोट ना मिलने की सजा के तौर पे इस शहर के लोगों को पानी से महरूम किया, इस शहर के लोगों को सेवरेज से महरूम किया, इस शहर के लोगों को रोजगार से महरूम किया, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जान दिया जाए। इसके साथ ही मैं दावत खिताब देता हूं कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तहरीकी साथियों, बहनों, भाइयों, दोस्तों और इस शहर की 90% मैंडेट रखने वाली बल्दिया के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर
अस्सलामु अलैकुम। आज एक बड़े अहम वक्त में, एक बड़े फैसला कुन दौर में हम यहां जमा हुए हैं। ये बात वसीम अख्तर भाई और आमिर भाई दोनों कह चुके हैं कि सबको पता है कि एमक्यूएम जब अपनी तारीख के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, जब मुंतखब मेयर जेल से आकर और हलफ उठा के जेल वापस जा रहा था, जब वो लोग जिनकी ख्वाहिश या दावा था, वादा और इरादा था कि एमक्यूएम को दफन कर देंगे, उस वक्त पूरा पाकिस्तान का निजाम भी उनके साथ ये काम करने जा रहा था। आपने उस वक्त अपनी जिम्मेदारियां निभाई जब आपकी ताक में आपकी वफादारी, आपकी तंजीम से ताल्लुक और निस्बत को डराने, धमकाने, खरीदने, बेचने के लिए सारी ताकतें मिलकर एक साथ काम कर रही थी। आज आपका यहां मौजूद होना इस बात की दलील है कि एमक्यूएम बड़े से बड़े मसाइब के पहाड़ों को अबूर करके आगे बढ़ने की सलाहियत रखती है। आज बड़े अहम वक्त में और बड़ी अहम जगह पर हम आज यहां जहां मौजूद हैं, ये सिंध की धरती नहीं है, ये मतरूका सिंध की धरती है। और हमने, महाजरों ने, एमक्यूएम वालों ने, हम सिंध की यकजहती, सिंध में नफरतों की खलीजों को पाटने के लिए हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके। सिंध, मैं पहले भी कह चुका हूं, आप सिंध को तकसीम कर चुके हैं 50 साल से, सिर्फ उसका ऐलान होना बाकी है। आपने उसी दौर में जब इधर तुम इधर हम का नारा लगाकर पाकिस्तान को तकसीम किया था, तो फिर आपने सिंध को भी तकसीम करने का फैसला उसी वक्त कर लिया। हुकूमत में आने से पहले और बंगाल की तकसीम पर सियासी मोहर लगाने की कीमत आपने ये ली कि एक आमिर से कहा कि मेरे आने से पहले ही सिंध को शहरी और दही में तकसीम कर दो, कोटा सिस्टम लगा दो। फिर आपने अपने ऐवानों में आकर उसको 10 साल के लिए नाफिज कर दिया। अभी आपने हलफ उठाया था कि 20 दिन के अंदर अंदर आपने महाजरों के कारोबार, जायदाद, कारखानों, कर्जा देने वाले इदारों, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, तालीमी इदारों, कॉलेज, स्कूल, इन सब को कौमिया लिया कि कुछ लोगों को खतरा था इस पाकिस्तान पे हमेशा हमेशा के लिए जागीरदारों के इख्तिदार से
इन जागीरदारों को सिर्फ दो लोगों से खतरा था, दो कौमियतों से खतरा था। एक बंगालियों की क्वांटिटी से और एक आपकी क्वालिटी से। और इसके लिए इन जागीरदारों ने अपने अंदर से एक वडेरे को निकाला, जिसने इधर हम इधर तुम का नारा लगाकर इस मुल्क को 2 लाख कर दिया, 55% पाकिस्तान अलग कर दिया। क्योंकि बंगाल में ये मुस्लिम लीग 2 थी उस वक्त। एक बंगाल की मिडिल क्लास की मुस्लिम लीग, जो बाद में अवामी मुस्लिम लीग और बाद में अवामी लीग में तब्दील हुई। और दूसरी तरफ हम थे, बर्रे सगीर के शहरी और सियासी और इख्तिसादी और माशी और माशरती दारुल खिलाफों से, मरकज से अपने तजर्बों को, तालीम को, अपने कारोबार को, कारखानों को यहां लेके आए थे उस उजड़े बिहार में। भुट्टो साहब को काम यह दिया गया था कि पहले बंगालियों को फारिग करो और उसके फौरन बाद 20 दिन के अंदर अंदर महाजरों से उनके कारखाने, फैक्ट्रियां, बैंक, तालीमी इदारे, इंश्योरेंस कंपनियां नेशनलाइजेशन के नाम पर, ये कौमियाए नहीं गए थे, ये हथियाए गए थे। ये कौमियाए नेशनलाइजेशन नहीं हुई थी, इनकी फ्यूडलाइजेशन हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान में 2 मुतवाजी ताकतें थी, एक तरह से कह लें। एक तरफ जागीरदार थे और दूसरी तरफ पे कारखानेदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एक तरफ फ्यूडल थे, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इस ऐलान के बाद ये इंडस्ट्री जागीरदारों के सुपुर्द कर दी गई। आप सिंध को बहुत पहले तकसीम कर चुके हैं। फिर आपने तबकाती तौर पे तकसीम किया उसको, आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली तकसीम किया सिंध को, फिर आपने लिसानी तौर पर सिंध के अंदर लिसानी बिल लाकर सिंध को लिसानी तौर पे भी तकसीम कर दिया। और उसके अलावा लिसानी बिल के बाद पूरे सिंध में मौजूद महाजरों की जमीनों, कारखानों, दुकानों और घरों पर कब्जे कर लिए गए और एक नई हिजरत का सिलसिला शुरू हो गया। आप सिंध को तकसीम कर चुके हैं। अब उसका ऐलान कोई भी करे, सिंध तकसीम है और आपने किया है। पाकिस्तान तकसीम आपने किया है। और अफसोस की बात यह है, हैरानगी की बात यह है कि जिन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की वहदत को, पाकिस्तान के लोगों को तकसीम किया गया, उनको पिछले इंतखाबात में भी फैसिलिटेट किया गया है। कम से कम 10 से 15% सीटें ज्यादा दिलाई गई हैं इनको। किस लिए? किस इनाम के तौर पर? इनको कम से कम 40% ज्यादा गिना गया है। आज सिंध के 60% आबादी सिंध के शहरी इलाकों में रहती है। और जहां तक कराची का ताल्लुक है, उसकी 95% मैंडेट यहां बैठा है। कराची के मुस्तकबिल का फैसला आज वो यहां से करेगा और उसको सबको तस्लीम करना पड़ेगा, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, सूबे के अंदर भी और सूबे के बाहर भी। कराची में
अब 7वां जिला ऐलान कर दिया गया है। किसने ऐलान किया है? जिनके पास 50 सालों में सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट रहा ही नहीं। ये कौन सी जमहूरियत है कि जहां पर मैंडेट हमारा और इख्तियार उनका? जमहूरियत कहती क्या है? जमहूरियत कहती यही है कि जिसके पास जहां पर जितना मैंडेट होगा उतना ही इख्तियार होगा। कह रहे हैं कि कराची सिंध का हिस्सा है और कराची को सिंध से कोई अलग नहीं कर सकता। ये सिंध की तारीख 5000 साल की बताते हैं, लेकिन मैं उनको बता रहा हूं सूबे सिंध की तारीख 73 साल की। इस पाकिस्तान की जो तारीख है वो 14 अगस्त 1947 को शुरू होती है और इस सूबे की तारीख भी उसी दिन से शुरू होती है। वरना ये सूबा तो 47 से पहले भी इस शक्ल में नहीं था। यहां पर एक खैरपुर रियासत भी थी। कभी ये बंबई के पास बंबई पाल रहा था। ये ऐसा नहीं था। हम कैसा सिंध डिमांड करते हैं? वो सिंध जो कायदे आजम ने जितने सिंध को सिंध कहा, बस वही सिंध है। और इसके अलावा भी कराची सन 1947 में पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था। जिस दिन हम पाकिस्तान आए हैं, कराची सिंध का हिस्सा नहीं था। कायदे आजम के फैसले की वजह से, कानून साज असेंबली के फैसले से, मुंतखब नुमाइंदों के फैसले से। ये सवाल मैं पहले भी उठा चुका हूं। कोई जवाब दे कि कराची किस कानून के तहत, किस असूल के तहत, किस रेफरेंडम के तहत, किस इलेक्शन के तहत, किस ऐवान में सिंध के हवाले किया गया है। और मामला कराची का नहीं मेरे भाई। हम जो कराची में है वो इरादी और इख्तियारी कराची के हैं, और जो सिंध में है वो भी इरादी और इख्तियारी सिंध में है। हमने पाकिस्तान अपने लिए ऑप्ट किया था। अच्छा ये बताएं, एक साहब अभी थोड़े दिन पहले असेंबली में फरमा रहे थे कि आप आए नहीं हैं, आप भाग के आए हैं। कोई ये वडेरा बता सकता है कि वो किस दिन से सिंधी है? हम बता सकते हैं कि हम 14 अगस्त 1947 से सिंधी हैं, यानी सिंध में आए हैं। अच्छा सिंध में आए हैं तो क्यों आए हैं? इसलिए कि हमने ये समझा था कि बर्रे सगीर में, मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमियतें और ये साथ नहीं रह सकती। हम क्यों समझते थे साथ नहीं रह सकती? तारीख बता रही थी साथ। इसलिए हमने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो उस वक्त हमसे पूछा गया कि आप जहां 1000 साल से रह रहे थे, यूपी में, सीपी में, बिहार में, दिल्ली में, जुनूबी हिंदुस्तान में, राजस्थान में, वहां रहना चाहते हैं या जो आपकी जद्दोजहद से ये पाकिस्तान बन रहा है वहां रहना चाहते हैं? ऑप्शन मिला, उसको ऑप्ट किया। चॉइस मिली, पाकिस्तान को तरजीह दी। अपने
1000 साल पुरानी जगहों को, अपने मकानों को, कारखानों को, माँ बाप अजदाद की कब्रों को, अपने यादों की गलियों को, दोस्तों को, मोहल्लों को छोड़कर इस पाकिस्तान में आए थे। तुम कहां से पाकिस्तान में आए हो? तुम्हारे पास कोई हिसाब किताब है कब आए थे? जरदारी साहब, हम 14 अगस्त 1947 को आए। आप कब आए हैं बलोचिस्तान से सिंध में? कोई तारीख याद है आपको? आपने ऑप्ट किया था सिंध को, आपसे पूछा गया था, सिंध के लोगों ने खत देके बुलाया था आपको। हम नजरियाती मुहाजिर हैं, आप माशी पनाहगीर हैं। आप माशी पनाहगीर हैं। आपने आके गरीब सिंधियों की जमीनों पे कब्जा करके आप जागीरदार और वडेरे बने। आप हमसे पूछते हैं, सिंध को आजाद कराने वालों से पूछते हैं कि आप कहां से आए हैं? हम आपकी आजादी लेके आए हैं और अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए। और पाकिस्तान में ये सूबा सिंध भी है। क्यों आए? किस उसूल के तहत आए? एक आलमी कानून के तहत आए हैं जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल थी। हमसे पूछा गया कि आप कहां जाएंगे? हमने कहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में बसने वाले सिखों से, हिंदुओं से ये पूछा गया आप कहां जाएंगे? तो जिन्होंने कहा हिंदुस्तान, तो वो अपने हिस्से का हिंदुस्तान लेके गए। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान लेके आए। अब सिंध का हिसाब किताब हो जाए। हमीदा खोड़ो लिखती हैं कि तकसीम से पहले, आदत और शुमार इससे भी ज्यादा अजीब व गरीब है। हमीदा खोड़ो कहती हैं, उसके अलावा 2-3 सिंधी दानिश्वर, हिंदू लिखारियों ने, अंग्रेज रिसर्चर्स ने भी ये लिखा है। थोड़े से आदादो शुमार मुख्तलिफ हैं। कहते हैं कि आजादी से पहले सिंध की 40% ज़रई जमीन हिंदुओं के पास थी, जो हिंदुस्तान चले गए। वो कहां गए हिंदुस्तान में? आपके और मेरे अब्बा और अजदाद, दादा और परदादा की जमीनें उन्हें मिली हैं। हमारे हिस्से का जो हिंदुस्तान था वो उन्हें मिला और उनके हिस्से का जो पाकिस्तान था वो हमें मिला। हमसे ज्यादा किसी का पाकिस्तान का शहरी होने या सिंध का शहरी होने का सबूत किसी और के पास है ही नहीं। ताजा तरीन मैंडेट 73 साल पहले का हमारे पास है। तो कहां है वो? 40, 50, 60, 70, 40% हिंदुओं के पास ज़रई जमीनें थी और 30% रहन रखती थी। 30% माफ कर दें। ये बैठा हुआ है ना मैंडेट, माफ कर दें। हाथ उठा के बता दें माफ किया। 30%, 40% का है वो। भाई मुमताज भुट्टो, तुम कह रहे थे सूबा कैसे बनाओगे? जमीन होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जमीन भी है और जमीर भी है। माफ करते हैं। हम तुम्हारी 1 इंच जमीन पर सूबा बनाना नहीं चाहते, वो तुम्हारा हक है। और अपने 1 इंच जमीन से दस्तबरदार अब नहीं होंगे। अपने हिस्से की बहुत कुर्बानी देंगे। अब
सवाल ये पैदा होता है, हम कराची में कहां से आ गए, हम हैदराबाद में कहां से आ गए, सक्खर में, नवाबशाह में, मीरपुर खास में, टंडो लायार में, टंडो आदम में, टंडो जाम में, कहां से आ गए? हम इसलिए आ गए कि आप वहां रहते ही नहीं थे। वहां तो सिंधी हिंदू रहता। सिंध के 20 से ज्यादा शहर सिंधु अक्सरियती, सिंधी हिंदू अक्सरियती शहर थे। हिंदू अक्सरियती शहर थे, वो हमारी जगह पे गए। हम हिंदुस्तान भर में शहरों में भी रहते थे, देहातों में भी रहते थे। जो देहात का हिंदू था वो हमारे देहाती जगहों पे चला गया, और जो शहर का हिंदू था हमारे शहरी इलाकों में चला गया। मेरे नाना के घर में हैदराबाद का उनका जो घर था उसका हिंदू जाके बसा है। ऐसे ही हम सबके साथ हुआ हो। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमीन के हवाले से, इसकी शहरियत के हवाले से जितना केस हमारा मजबूत है, डर के नहीं आए थे। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम जानते हो कि हम लड़ना जानते हैं। और तुमको जिस तरह हमारे मुकाबले में इस 50 साल में फौकियत दी गई, गलत गिन गिन के तुम्हारे मर्दमशुमारी में तुम्हारी तादाद बढ़ाई गई है। आज सिंध असेंबली में जाली अक्सरियत रखने वाली जमात की हुकूमत है। जिस दिन मर्दमशुमारी सही हो गई, इस शहर से 2.5 करोड़ लोग नादरा में रजिस्टर्ड हैं, तो इसकी 1.5 करोड़ की आबादी कैसे हो सकती? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आबादी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तकरीबन 40 लाख अफराद की शनाख्ती कार्ड है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और आबादी 38 लाख। यानी 18 साल के लोगों को तो, से कम उम्र लोगों को तो गिना ही नहीं गया। पहली बात तो यह है कि अब जब वहां पर हमने अंदाजा कर लिया था और फैसला कर लिया था और हिंदुओं को बता दिया था, अब तुम्हारे साथ रहना मुमकिन नहीं। तुम्हारे 50 साल के किरदार ने अब यह भी बता दिया कि तुम्हारे साथ भी रहना मुमकिन नहीं है। सवाल यह होगा कि हां, तुम हमारे बगैर कैसे रहोगे? तुम तो टैक्स देने के आदी नहीं, तुम तो टैक्स खाने के आदी। 95% टैक्स यही शहर देता है सिर्फ। और फिर हैदराबाद में पुखास, नवाबशाह, सक्खर को शामिल कर लो तो बचता कितना है? तो क्या हुकूमत, वफाक, रियासत ये देख नहीं रही है कि सिंध 2 हिस्सों में तकसीम है? एक वो लोग जो 95% रेवेन्यू दे रहे हैं, और दूसरे वो जो 95% रेवेन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में रेफरेंडम करा लो। अगर कराची के लोग कहते हैं सिंध में शामिल है तो दोबारा से कर लेना। अब ये शहर, यहां बसने वाले जिनकी मज़ाहमत से, जिनकी तहरीक से हिंदुस्तान अब 3 हिस्सों में। हमने तो शुरू से यह कहा था, एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, कि पाकिस्तान भर में ज्यादा से ज्यादा सूबे बनने चाहिए,
जितनी आबादी बढ़ी है इस मगरबी पाकिस्तान की, 47 में शायद 2 करोड़ थी आबादी, आज 23-24 करोड़ है। डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए, डिवीजन बढ़ गए, लिसानी बुनियादों पे बनाए हुए सूबे किस साजिश के तहत बरकरार हैं। पंजाब तकसीम हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा तकसीम हो सकता है, बलोचिस्तान की बात की जा सकती है, सिंध तकसीम क्यों नहीं हो सकता? जहां पर सबसे मजबूत मुकदमा है अलग सूबे का, जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहे हैं अपने सूबे को नहीं पाल पाएंगे। और बात यह है कि इसका फैसला करने का इख्तियार इनको बिल्कुल नहीं। और अगर ऐवान फैसला नहीं करता, अगर अदालतें भी फैसला ना करें, वोट की कोई वक़्त ना हो, वोट भी फैसला ना करे, तो फिर रोड को फैसला करना होता है। तैयार हैं आप लोग? और जो यहां नुमाइंदे बैठे हैं, अब उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा असल वक्त शुरू होने वाला है। आप लोग जो जिम्मेदारी आपके पास है, मुद्दत के बाद भी उस जिम्मेदारियों को निभाते रहिएगा। कारकुन है ना सब लोग? कारकुन रिटायर नहीं होता, उसकी मुद्दत पूरी नहीं होती, वो सारी जिंदगी के लिए साथ होता है। जब तक आपको हम, आपकी तंजीम, आपकी तहरीक नई जिम्मेदारी ना तस्वीर कर दे, इसी जिम्मेदारियों पे काम करते रहिएगा। और इंशाअल्लाह ताला बता दिया है हमें, हम तो नहीं कह रहे कराची सूबा, हाँ हमारे सूबे में कराची भी होगा, क्योंकि 95% यहां की मैंडेट हमारे पास है। इतना ही हैदराबाद का, सिंध के शहरी इलाकों में करा लें रेफरेंडम, और रेफरेंडम की भी बात नहीं है। अगर बात हक जताने की है तो मतरूका सिंध का हक तो हम 47 में अपने साथ लेके आए। और जब हमने हिंदुओं को बोल दिया था, और जैसे बताया ना कि अंग्रेज सरकार को, मलका को, ताज को बता दिया था कि इनके साथ नहीं रह सकते, आज वफाक, रियासत और अदालत को बता रहे हैं हम साथ नहीं रह सकते। आज का अहम ऐलान में से है, अपने दफ्तरों में जो मुंतखब दफ्तर है उसमें बैठिएगा। हमारा काम अपने लोगों की खिदमत करना है, उसके लिए मैंडेट की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुंतखब होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कमिटमेंट की जरूरत है। इस शहर को हमने उस वक्त अपने हाथों से चमकाया था जब हमारा एक काउंसलर भी नहीं था, याद है आपको? और बाद में बल्दियात होते हुए भी उस तरह हम इस शहर की सफाई नहीं कर सके थे। एक सफाई तो ये करनी है, दूसरी सफाई सियासी सफाई करनी है। जो लोग इस शहर पे 50 साल से, जिन लोगों को इस शहर बार बार मुस्तरद कर रहा है, अब उनकी हुक्मरानी भी इस शहर पे मुस्तरद कर दी जाएगी। हमने, जैसे कि मैं पहले कहा था, अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी,
एमक्यूएम से पहले भी सिंध के शहरी इलाकों में इनके पास कोई मैंडेट नहीं था। सिंध के शहरी इलाका अपोजिशन में था, यह अपोजिशन का शहर रहा। हैदराबाद, मीर फुखास, नवाबशाह, सक्कर, कराची और उनके दरमियान कशीदगी और लाताल्लुकी सी रही। जब 1988 में एमक्यूएम जीती तो इस खौफ से कि अब सिंध के शहरी इलाकों की नई क़यादत है, हकीकत पसंद क़यादत है, अमलियत पसंद क़यादत है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिंध के दही और शहरी इलाकों की क़यादत आपस में मिलकर हुकूमत बना ले। और इसके लिए यही नाम नेहाद कौम परस्त जो हम सबको पता है किसी और गमले में तैयार हुए हैं, कहीं और इनकी परवरिश हुई है। जब इनको कहा जाता है, इनका बटन ऑन कर दिया जाता है तो ये बोलना शुरू कर। तो इनसे सबको पता है हैदराबाद में 1 घंटे में 200-250 महाजरों का कत्लेआम किया गया था। याद है या नहीं है? इसीलिए कि एमक्यूएम को पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बनाने से बाद रखा जाए। हमने आपकी हुकूमत बनाई, अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दी और बार बार दी है। अब अदमा में हुज्जत हो चुकी है, अब भी हम ना समझे तो हम मुनाफिक कहलाएंगे। जिस तरह सरायकी सूबे का मुतालबा मौजूद है, हम उस मुतालबे के साथ हैं। जिस तरह हजारवाल सूबे के हवाले से मुतालबा मौजूद है, हम उस मुतालबे के साथ हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जहां जहां मुतालबा है या नहीं है, पंजाब तकसीम हुआ ना, मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब में, फिर पंजाब तकसीम हुआ हिंदुस्तान में, हरियाणा में और उसके अंदर एक और। तो भाई ये सिंध क्यों तकसीम नहीं हो सकता? ये किसका सिंधु देश का ख्वाब है जिसको ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिंदा रखना चाहती है? सूबा भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और इससे ज्यादा जो लोग ये कहते हैं कि सिंध की तकसीम गद्दारी है, दरअसल वो खुद इसलिए गद्दारी का कि मुर्तकिब हो रहे हैं कि मुल्क की तकसीम गद्दारी होती है, और जो सूबों को मुल्क समझते हैं वो खुद गद्दारी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट भी, डिवीजन भी और सूबे भी तकसीम किए जाने के लिए बनते हैं और आबादियों के साथ तकसीम होते चले जाने। खुदा के लिए इस मुल्क को एक मुल्क रहने दो। इस मुल्क के अंदर किसी और मुल्क को, उसके ख्वाब को, उसकी जुग्राफिया को इसी तरह रियासत ने कबूल कर लिया तो कहीं और कोई एक और सानिया ना हो जाए। और इस सानिए के खतरात इसलिए भी बढ़ गए हैं कि ये एक महाजिर थे जो सिंधु देश के खिलाफ सबसे बड़ी मजबूत दीवार थे। उसकी मुंतखब जमात को आपने कमजोर करने के लिए हर कोशिश करके देखी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ना एमक्यूएम कमजोर हुई है ना खत्म हो सकती है। और जब हम कमजोर और खत्म नहीं हो सकते तो ये पाकिस्तान भी कमजोर और खत्म नहीं हो सकता। हम चाहते क्या? सदर रब्बानी साहब भी कह रहे थे कि वफाक की सिंध में मदाखलत काबिल कबूल नहीं है। तो बता दीजिए, हम कराची में सिंध की मदाखलत को क्यों कबूल कर लें? यहां भी तो एक बल्दियाती हुकूमत है पूरी अलग से। हम बल्दिया में इनकी मदाखलत को क्यों कबूल कर लें? आप कहेंगे 18वीं तरमीम है।
18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A भी है। और बताएं दानिश्वर, सिंध के दानिश्वर बताएं, सूबे की तकसीम का ऑप्शन आइन में है कि नहीं है? तो एक आईनी मुतालबा गद्दारी हो सकती है। आर्टिकल 239(4) क्यों रखा है उसको आइन में? निकालो उसको आइन से। अगर सूबा बनाने की का मुतालबा गद्दारी है तो एक गद्दारी वाले आर्टिकल को आइन में रखा कैसे? और उसके अलावा आर्टिकल 140A भी तो मौजूद है। यह हो सकता है कि आप आइन की जिस शिक पे चाहे अमल करें और जिस पे न चाहे अमल ना करें। तो आइन की तशरीह करने वाली, उस पे इंप्लीमेंट कराने की एक जिम्मेदारी अदलिया की है। उसको नजर नहीं आ रहा 10 साल से कि आर्टिकल 140A पर अमल दरामद नहीं हो रहा, बाकी 18वीं तरमीम के तमाम शिकों पे अमल हो रहा है। रज़ा रब्बानी साहब, हम आपकी कदर करते हैं, लेकिन आप जागीरदाराना जमहूरियत को जमहूरियत समझते हैं, सूडो और फ्यूडो जमहूरियत को जमहूरियत समझते हैं। हम नहीं समझते। आप मौरूसी सियासत को सियासत समझते हैं, उसके आगे सर झुकाए हुए हैं। हम नहीं समझते। आप खानदानी हुकूमत को और हुक्मरान खानदानों को तस्लीम करते हैं, हम उसको हुकूमत तस्लीम नहीं करते। ना हुक्मरान तबके के लफ्ज को हम तस्लीम करते हैं। आपकी जमहूरियत, जागीरदाराना जमहूरियत ने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाया है। हम एक ऐसे ऐवान का ख्वाब देखते हैं जहां पर 98% पाकिस्तानी बैठे हो। वो पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानियों के दुख और दर्द से सिर्फ आशना ना हो बल्कि उससे नबर्द आजमा भी रहा हो, जिसने बसों पे लटक के सफर किया हो, ट्यूशन पढ़ाकर तालीम हासिल की हो, नलों के लिए बाल्टी रख के घंटों इंतजार किया हो। आपका बेटा लाड़काना से मुंतखब हुआ, जिसको लाड़काना के मच्छर ने भी कभी नहीं खाया, वहां के नलकों का पानी भी कभी नहीं पिया, अपनी पिजारों से उतर के उस जमीन पे शायद पैर भी ना रखा। हम ऐसे ऐवान का ख्वाब देखते हैं जहां किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो, जागीरदार ना कर रहा हो, जहां मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर कर रहा हो, सरमायादार ना कर रहा हो, जहां ऐवानों में खानदान नहीं अवाम बैठी हो। आइए मिलकर एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखें। पाकिस्तान बनाया था, मकसद पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान बनाने का भी कोई मकसद था, जो इस जागीरदाराना जमहूरियत ने हमारी आंखों से छीन लिया है। MQM की जमहूरियत, MQM की हुकूमत, MQM की नुमाइंदगी आम 98% पाकिस्तानियों के लिए थी। महाजर नारे के साथ गरीब लोगों की सियासत की जो तहरीक हमने शुरू की थी, उसके बगैर पाकिस्तान के मसले का कोई हल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा सूबे बनेंगे और आगाज इस सूबे सिंध के अंदर मजीद सूबों के साथ होगा। और इसके साथ साथ जब ये हो गया तो पाकिस्तान में अंग्रेजों की जानिब से जानबूझ करके जो लिसानी सूबे बनाए थे, हम मजीद सूबों को लिसानी बुनियादों पे नहीं, इंतजामी बुनियादों पे, एडमिनिस्ट्रेटिवली आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। और अब वफाक सुन ले, वफाक सुन ले कि आपके पास जो सिंध से रेवेन्यू जाता है
उसका 95% हमारे हम देते। तो आप हमारा पैसा लूटने के लिए सिंध हुकूमत के हवाले अब नहीं करें। एनएफसी अवार्ड उस वक्त तक नहीं होना चाहिए जब तक पीएफसी अवार्ड भी उसी वक्त एक छत के तले एक ही वक्त में एक ही फार्मूले के जरिए, जिस फार्मूले के तहत यानी आबादी, रेवेन्यू और गुर्बत के फार्मूले के तहत जो रकम वफाक सूबों को दे वो कागज पे दे और वहीं से उस पैसों को डिस्ट्रिक्ट के हवाले कर दिया जाए, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के हवाले नहीं, मुंतखिब बल्दियात के हवाले, मुंतखिब नुमाइंदों के हवाले, नौकरशाही के हवाले नहीं। और दूसरी बात, आपने पाकिस्तान में कोर्टों के मुख्तलिफ रीजन्स के जो कोर्टे हैं उनके सेक्रेटेरिएट भी है। सिंध के शहरी इलाकों के सेक्रेटेरिएट अपने कोर्टों पर नजर रखने के लिए, अपनी नौकरियों पर नजर रखने के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिलों पर नजर रखने के लिए आपने किसके हवाले किया? और आला अदालतें जो मुल्क सही तरह से मर्दमशुमारी ही ना कर सके वो मर्दम शनासी कहां से करेगा? जो आशना थे तेरे दुख से, उनको तो तूने कोने पे बैठा दिया है मुल्क। जो लूटने के मंसूबे रखते थे वो हुक्मरान बना दिए गए। तो ये हम ना हो तो इसको एक नाकाम रियासत होने से कौन बचा सकता है? ये शहर तमाम तर मजालिम के बावजूद इस दफा भी यहां के दुकानदारों ने, पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में जो सेल्स टैक्स दिया था उसका 80% कराची ने दिया। मैं पहले भी कह चुका हूं, हुब्बुल वतनी हमारी इस 70 सालों में किसी भी शक का शिकार नहीं हो सकती। हाँ, हम तमाम लोगों से उनकी वफादारी के सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। ये 70 साल की हमारी तारीख रही है और इंशाअल्लाह ताला अब इस जद्दोजहद को ऐवानों तक पहुंचाया है। किशोर बाजी ने वो बिल भी कौमी असेंबली में जमा करा दिया है जिसके जरिए सूबों को बनाना ज्यादा आसान और सहल होगा। हम अपने हिस्से के तमाम मुकदमे सड़कों से उठाकर ऐवानों तक ले गए हैं। 22 अगस्त के बाद आपकी एमक्यूएम ने कम से कम अपना काम पूरा किया है और मजीद ये काम भी जो रह गए थे मुझे और आपको पूरा करने हैं। और इंशाअल्लाह ताला कई बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि और कितनों का लहू चाहिए तुझे अर्ज़े वतन, जो तेरे आरज़े बेरम को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने सहरा हो, कितने आंसू हो जो तेरे सहराओं को गुलजार करें। हम तो मजबूर वफा हैं, मगर ऐ जाने जहां अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता है। ये थे